नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम पॉलिटी विषय में प्रधानमंत्री टॉपिक पढ़ रहे थे। उसमें हमने प्रधानमंत्री विषय में प्रधानमंत्रियों का विवरण शुरू किया था और हमारा जो अंतिम विषय चल रहा था प्रधानमंत्री के संदर्भ में, वो हमने जो हमारे प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर जी, वहाँ तक अध्ययन कर लिया था। उसके पश्चात कुछ घटनाएं हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ घटनाएं, जैसे 1989 में बर्लिन की दीवार ढहाई गई, 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ, लेकिन 1991 में फिर सोवियत संघ का विघटन हो गया, 15 भागों में विभाजित हो गया। उसी समय दुनिया भर के कई नेताओं ने अपने यहाँ प्रशासनिक सुधार करने के दृष्टिकोण से कुछ व्यवस्थाएं लागू की। जैसे सोवियत संघ के जो प्रमुख नेता थे मिखाइल गोर्बाचेव, उन्होंने ग्लासनोस्त की नीति, पेरेस्त्रोइका की नीति लागू की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन थे, उन्होंने रिग्नोमिक्स नामक एक नई थ्योरी चलाई थी। इंग्लैंड की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर, जो आयरन लेडी के नाम से मशहूर थी, उन्होंने प्रशासनिक बदलाव किए थे। तो इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव हमारे भारतीय राजनीति के ऊपर भी देखने को मिलता है। और उसके पश्चात जो प्रधानमंत्री हम पढ़ रहे थे, चंद्रशेखर के बाद में हमारे जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो बनेंगे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव ये पूरे 5 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे, 1991 से लेकर 1996 तक। पीवी नरसिम्हा राव के बारे में बात करें तो सबसे पहले इन्हें भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। इन्हें भारतीय राजनीति का क्या कहा जाता है? चाणक्य। भारतीय राजनीति का चाणक्य के नाम से किस प्रधानमंत्री को जाना जाता है? तो ये पीवी नरसिम्हा राव को जाना जाता है। इसके अलावा ये भाई 18 भाषाओं के जानकार हुआ करते थे। 18 भाषाओं के क्या थे? जानकार थे। और इसके अलावा इनकी जो आत्मकथा है वो भी ध्यान रखें, इनसाइडर। इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? इनसाइडर। इनसाइडर इनकी आत्मकथा है। तो पीवी नरसिम्हा राव को भारतीय राजनीति का चाणक्य के नाम से जाना जाता है। 18 भाषाओं के जानकार प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है इनको। इनकी आत्मकथा इनसाइडर ध्यान रखेंगे। और ये प्रधानमंत्री बनने से पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। आंध्र प्रदेश के क्या रहे? मुख्यमंत्री। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, चीफ मिनिस्टर यानी सीएम। और इसके अलावा जब प्रधानमंत्री बन रहे थे तो पीएम पद की शपथ लेते समय ये भारत के संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो भारत के ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताएं जो प्रधानमंत्री की शपथ लेते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो वो थे कौन? पीवी नरसिम्हा राव। उसके बाद में इनकी जो अगली बात आती है भाई, इनके शासनकाल में जब ये प्रधानमंत्री थे तो इनके वित्त मंत्री, ये राजनीति में लेकर आए एक नया चेहरा, वित्त मंत्री के रूप में उनको विभाग दिया गया। मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह को इन्होंने अपनी सरकार में वित्त मंत्री बनाया। और फिर इन्हीं के समय भाई अर्थव्यवस्था में कह सकते हैं एक तरह से यू टर्न आया। अर्थव्यवस्था में क्या आया? अर्थव्यवस्था में यू टर्न। अर्थव्यवस्था में एक तरह से आप कह सकते हैं तीव्र गति देखने को मिली। भारत का आर्थिक विकास तीव्र गति से होने लगा। अर्थव्यवस्था में यू टर्न आया, भारत का आर्थिक विकास में तीव्रता दिखाई देने लगी। और इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को 1991 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था बंद दरवाजे की अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाती थी, यानी निवेश न के बराबर था और इंस्पेक्टर राज, लाइसेंस राज हुआ करता था। तो इस कारण 1991 में फिर इन्होंने 1991 में आर्थिक सुधारों को लागू करने की दिशा में
आर्थिक सुधारों को लागू करने की दिशा में एलपीजी की शुरुआत की। एलपीजी का मतलब होता है भाई लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब होता है वैश्वीकरण। तो आर्थिक सुधारों की दिशा में, आर्थिक सुधारों को लागू करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। 24 जुलाई 1991 को भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई। कह सकते हैं एलपीजी की शुरुआत की गई। कब की गई? 1991 में, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे कौन? पीवी नरसिम्हा राव। तो इस प्रकार की व्यवस्था को राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। काफी ज्यादा चर्चित रहा राव मनमोहन मॉडल। भारत में अर्थव्यवस्था को गति देने के दृष्टिकोण से आर्थिक सुधारों को लागू करने की दिशा में भारत में एलपीजी यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की गई थी। अर्थव्यवस्था को खोलने का प्रयास किया गया, निवेश को बढ़ावा दिया गया। कब? 1991 में, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। पीवी नरसिम्हा राव की बात करें तो इनके शासनकाल में ही 1992 में मंडलवाद का फैसला आया, जिसको हम इंदिरा साहनी, एक बात था ना इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, ये बात था। इसका निर्णय आया था 16 नवंबर 1992। इसका निर्णय कब आया? 16 नवंबर 1992 को आया था। मंडलवाद के नाम से भी जाना जाता है, और ये बात भारत में आरक्षण के संदर्भ में सबसे बड़ा मामला माना जाता है। आरक्षण के संदर्भ में ये सर्वोच्च न्यायालय का सबसे बड़ा वाद या सबसे बड़ा मामला माना जाता है। कौन सा? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। तो इस समय भी हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। उसके बाद में आपको पता है 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में क्या हुआ? बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ। बाबरी मस्जिद विध्वंस यानी इसको ढा दिया गया था भाई, और उसकी जांच के लिए फिर एक लिब्राहन आयोग, जांच हेतु एक आयोग बनाया था, लिब्राहन आयोग गठित किया गया था। तो 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी विध्वंस जब हुआ था, तो उसके जांच के लिए जो आयोग गठित किया गया था, लिब्राहन आयोग, वो भी किस सरकार के द्वारा? तो जो पीवी नरसिम्हा राव सरकार है उसके द्वारा गठित किया गया था। उसके बाद में आपको पता है भी इनके शासनकाल में भारत में एक महान सुधार हुई। 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ। 73वां संविधान संशोधन ये 1992 में पारित हुआ। किससे संबंधित था भाई? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना। पंचायती राज को क्या मिला? संवैधानिक मान्यता मिली, संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और 74वां भी इन्हीं के समय शुरू हुआ था, पारित हुआ था। 74वां संविधान संशोधन 1992, ये भी पीवी नरसिम्हा राव के सरकार के द्वारा ही पारित किया गया था, और ये था नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देना। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किए गए 1992 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा, जिनके माध्यम से पंचायती राज और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसके बाद में इनके शासनकाल की जो अगली बात है, इन्होंने
लुक ईस्ट पॉलिसी का क्या किया, प्रतिपादन किया था। लुक ईस्ट पॉलिसी का क्या किया, इन्होंने प्रतिपादन किया था भाई। लुक ईस्ट पॉलिसी यानी पूर्व की ओर देखो, पूर्व की ओर देखो, ये नीति का प्रतिपादन किस प्रधानमंत्री ने किया था, तो पीवी नरसिम्हा राव ने ही किया था। लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है भाई, तो लुक ईस्ट पॉलिसी ये है कि जो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के साथ में अपनी व्यापारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से जो मधुर संबंध स्थापित करने की जो नीति चलाई, तो ये लुक ईस्ट पॉलिसी थी भाई कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र हैं उसके साथ में मधुर संबंध बनाने के दृष्टिकोण से जो नीति चलाई गई थी उसका नाम है लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो नीति। क्यों, भारत अपनी व्यापारिक आवश्यकताओं की क्या करे, उनके साथ में मिलकर पूर्ति करे, उनके साथ में जब मधुर संबंध बनेंगे तभी अपनी व्यापारिक आवश्यकताएं क्या हो सकती हैं, पूरी हो सकती हैं। इस उद्देश्य से लुक ईस्ट पॉलिसी का प्रतिपादन किया किसने, पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। और इस लुक ईस्ट पॉलिसी को वर्तमान प्रधानमंत्री, वर्तमान जो पीएम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रूप में परिवर्तित कर दिया। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा दी गई लुक ईस्ट पॉलिसी को बदलकर परिवर्तित कर दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। पूर्व में काम करो, इसका अर्थ है पूर्व में काम करो, पूर्व में काम करो, इसमें तब्दील कर दिया किसने, नरेंद्र मोदी ने। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी नरेंद्र मोदी के द्वारा, लुक ईस्ट पॉलिसी पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा दी गई है, ये ध्यान रखेंगे। नवंबर 2014 में जब पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए म्यांमार गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने वहाँ पर उस शिखर सम्मेलन में ये घोषणा की थी और इसको तब्दील कर दिया किसमें, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, ये ध्यान रखें आप। और एक लुक वेस्ट पॉलिसी भी है भाई, लुक वेस्ट पॉलिसी, इसका मतलब ये होता है कि मध्य एशियाई देशों के साथ अपनी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उनके साथ में मधुर संबंध स्थापित करने की जो नीति है वो कौन सी है, लुक वेस्ट पॉलिसी। तो ये भी ध्यान रखेंगे, मध्य एशियाई राष्ट्रों के साथ में जो भारत की अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो नीति है मधुर संबंध बनाने की, वो कौन सी है, लुक वेस्ट पॉलिसी। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के कार्यकाल के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि इनके शासनकाल में भारत में क्या क्या कामकाज हुए। 1951 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, भारतीय राजनीति का चाणक्य के रूप में प्रचलित है इनका नाम भाई। 18 भाषाओं के जानकार प्रधानमंत्री हुआ करते थे, कई देशों की भाषाएं जानते थे प्रत्यक्ष रूप में। इनकी आत्मकथा है इनसाइडर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे प्रधानमंत्री बनने से पहले, और जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे भाई। बाद में ये लोकसभा से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए। उसके बाद में वित्त मंत्री, इन्होंने अपनी सरकार में वित्त मंत्री राजनीति में लेकर आए मनमोहन सिंह जी को, कौन, पीवी नरसिम्हा राव, और अपनी सरकार में कौन सा पद दिया,
वित्त मंत्री का पद दिया, और इनको जब वित्त मंत्री का पद दिया तो इन्होंने अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार करने की कोशिश की। अर्थव्यवस्था में अचानक यू टर्न आया भारत की, और भारत का तीव्र गति से आर्थिक विकास होने लगा। भारत में आर्थिक सुधार लागू करने की दिशा में 1951 में एलपीजी यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया। इसको राव मनमोहन मॉडल के रूप में जाना जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था के द्वार खोले गए और निवेश को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया गया। इसके तहत 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद का निर्णय आया, और 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी विध्वंस हुआ, तो उसकी जांच के लिए लिब्राहन आयोग का गठन भी किया गया था। 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किए गए, जिनके तहत पंचायती राज और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो नीति का प्रतिपादन किया था किन्होंने? नरसिम्हा राव ने। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पॉलिसी का नाम कर दिया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और मध्य एशियाई देशों के साथ में भारत जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो मधुर संबंध स्थापित किए हैं, उसका नाम इन्होंने जो नीति बनाई है उस नीति का नाम है लुक वेस्ट पॉलिसी। उसके बाद में अगले जो हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे भाई, वो बनेंगे कौन? 96 में आएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 16 दिन, 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक ये भारत के क्या रहे? प्रधानमंत्री। तो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आप ध्यान रखेंगे, मात्र 13 दिन प्रधानमंत्री। मात्र कितने दिन? 13 दिन क्या रहे? प्रधानमंत्री रहे। मात्र 13 दिन के लिए भारत के क्या रहे? प्रधानमंत्री रहे। तो पीएम के रूप में यानी प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल, सबसे कम क्या रहा इनका? कार्यकाल रहा। 13 दिन में ही इनको बहुमत के अभाव में क्या देना पड़ा? त्यागपत्र देना। बहुमत के अभाव में इन्होंने क्या दे दिया भाई? प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया। तो ध्यान रखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में मात्र 13 दिन के लिए भारत के क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। और इसका कारण ये रहा कि बहुमत के अभाव में उनको क्या देना पड़ा? त्यागपत्र देना पड़ा। और प्रधानमंत्री के रूप में वर्तमान तक जो सबसे कम कार्यकाल है वो भी किसका है? अटल बिहारी वाजपेयी जी का। सबसे ज़्यादा नेहरू जी का, सबसे कम अटल बिहारी वाजपेयी जी का। उसके बाद में अगले जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो बनेंगे भाई HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा कर्नाटक से हैं। हरदन अली डोडेगौड़ा देवगौड़ा इनका नाम है। 1996 से 1997 तक भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे भाई ये। हरदन अली डोडेगौड़ा देवगौड़ा इनका पूरा नाम है। तो ये प्रधानमंत्री बनने से पहले ये कर्नाटक के क्या रहे भाई? सीएम रहे। कर्नाटक के क्या रहे? सीएम रहे। कर्नाटक के सीएम रहे देवगौड़ा साहब, और उसके पश्चात भारत के प्रधानमंत्री बने। और प्रधानमंत्री पीएम पद की जब शपथ ली, पीएम पद की शपथ लेते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। जब इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो किसी भी पद के, किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री जो पीएम पद की शपथ लेते हुए संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। पहले थे नरसिम्हा राव और दूसरे कौन है? HD देवगौड़ा। और फिर ये राज्यसभा से, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है, राज्यसभा से भारत निर्वाचित हुए और भारत के क्या बने? पीएम बने। तो राज्यसभा से निर्वाचित होकर देश के प्रधानमंत्री पद पर काबिज होने वाले जो व्यक्ति रहे, ये दूसरे, सेकंड व्यक्ति, प्रथम इंदिरा गांधी और दूसरा HD देवगौड़ा, जो राज्यसभा से निर्वाचित होकर देश के क्या बने? पीएम बने थे। ये आपको विशेष रूप से इनके बारे में ध्यान में रखना है। 2-3 बातें हैं बस। विशेष रूप से कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे प्रधानमंत्री बनने से पहले, और दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री जो पीएम पद की शपथ लेते हुए किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। और राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री या दूसरे व्यक्ति रहे
पहली इंदिरा गांधी थी। और वर्तमान में भाई ये वर्तमान समय में कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य हैं। वर्तमान में कर्नाटक से क्या हैं? राज्यसभा सदस्य हैं। वर्तमान में भी कर्नाटक से क्या है? राज्यसभा सदस्य हैं। एच.डी. देवेगौड़ा की बाद में अगले जो प्रधानमंत्री बनेंगे भारत के, वो बनेंगे इंद्र कुमार गुजराल। आई के गुजराल के नाम से जाना जाता है इनको। गुजराल सिद्धांत दिया था इन्होंने जब ये इस समय विदेश मंत्री भी थे। इंद्र कुमार गुजराल 1997 से 1998 तक। और इनके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये 1996 से लेकर 1998 तक क्या रहे? विदेश मंत्री। क्या रहे? विदेश मंत्री। 97 में फिर भारत के प्रधानमंत्री भी बने, तो विदेश मंत्री भी थे साथ में। तो 1996 से 1998 तक भारत के क्या रहे? विदेश मंत्री रहे। और विदेश मंत्री रहते हुए पड़ोसी देशों के साथ में, पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने की दिशा में, मधुर संबंध बनाने हेतु इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? गुजराल सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया भाई? गुजराल सिद्धांत दिया था। इन विदेश मंत्री रहते हुए पड़ोसी देशों के साथ में मधुर संबंध स्थापित करने की दिशा में इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? गुजराल सिद्धांत दिया था। और इस गुजराल सिद्धांत को वर्तमान प्रधानमंत्री ने चेंज कर दिया है। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको गुजराल सिद्धांत को बदल दिया है। उसका नाम कर दिया है पड़ोस पहले, नेबर्स फर्स्ट। नेबर्स फर्स्ट यानी पड़ोस पहले, पड़ोस पहले। इस नीति में परिवर्तित कर दिया। ये ध्यान रखेंगे, गुजराल सिद्धांत दिया था भारत के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने पड़ोसी देशों के साथ में मधुर संबंध स्थापित करने की दिशा में। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस गुजराल सिद्धांत को बदलकर इसका नाम कर दिया नेबर फर्स्ट यानी पड़ोस पहले की नीति। तो ये प्रतिपादन वर्तमान प्रधानमंत्री की देन है। और इंद्र कुमार गुजराल के बारे में आपको ये ध्यान रखना है भाई, भारत के तीसरे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से, कहाँ से? राज्यसभा से भारत के क्या बने? पीएम बने। तो लगातार दो ध्यान रह जाएंगे आपके, इंद्र कुमार गुजराल तीसरे, दूसरे रहे एच.डी. देवेगौड़ा और पहला कौन था? इंदिरा गांधी। तो ये राज्यसभा से भारत के क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। और इनके शासनकाल के बारे में कोई विशेष उपलब्धियां, जानकारियां नहीं मिलती क्योंकि कम समय के लिए ही इनका शासनकाल रहा था। उसके बाद में आगे जो हमारे प्रधानमंत्री आएंगे 1998 में, वो आएंगे भाई अब 13 माह के लिए। और उसके बाद में पूरे 5 वर्ष के लिए हमारे प्रधानमंत्री पुनः आएंगे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा चेहरा भाई, लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे। 1998 से लेकर 1999 13 माह तक सरकार चलाई उन्होंने। और उसके पश्चात 1999 से 2004 तक ये लगातार भारत के क्या रहे? प्रधानमंत्री रहे। तो एक बार 13 दिन के लिए, एक बार 13 माह के लिए, और एक बार लगभग पूरे 5 वर्ष मान लीजिए, क्योंकि समय से पहले इन्होंने लोकसभा को भंग करवा दिया था। तो 2004 तक पूरे 5 वर्ष भारत के क्या रहे? प्रधानमंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आपको ये ध्यान रखेंगे भाई, इनका जो जन्म दिवस है वो 25 दिसंबर को आता है। जन्म दिवस कब आता है? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस प्रधानमंत्री का जन्म दिवस राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है 25 दिसंबर। उसको हम भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आपको
ये तो पता होगा कि ये जनसंघ के एक प्रमुख नेता रहे, अपने जीवन काल में जनसंघ के प्रमुख नेता। और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ऐसे जो प्रमुख नेता रहे हैं, इन्होंने 1980 में भारतीय जनता पार्टी नामक एक नई पार्टी बनाई, जो वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भी सत्तारत है। सत्ता में नरेंद्र मोदी जो सरकार है, इन्हीं के नेतृत्व में चल रही है। तो बीजेपी के संस्थापक जो सदस्य रहे हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी, और जनसंघ के प्रमुख नेता के तौर पर भी इनको जाना जाता है। जन्म दिवस राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनके शासनकाल की जो पहली बात है, 11 से 13 मई 1998, 11 से 13 मई 1998 को इन्होंने भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण, इनके शासनकाल में भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ, दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया। और इस परमाणु परीक्षण में 5 भूमिगत परमाणु विस्फोट किए गए भी। तो 11 से 13 मई 1998 को भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। ये परमाणु परीक्षण पुनः कहाँ हुआ भाई? पोखरण में, जैसलमेर, राजस्थान। और इस परमाणु परीक्षण से भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो गया। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में भारत का स्थान भी आ गया कि भारत एक वर्तमान में अब क्या बन गया है भाई? परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया है। तो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था किनके काल में? अटल बिहारी वाजपेयी के काल में। और पहला हुआ था श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1974 में, और दूसरा 1998 में। उसके बाद में इनके शासनकाल की जो अगली बात है वो ये है कि 19 फरवरी 1999 को इन्होंने लाहौर बस सेवा, दिल्ली से लाहौर बस सेवा शुरू की थी। और इस लाहौर बस सेवा के माध्यम से दिल्ली से लाहौर बस में बैठकर गए, और ये तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे वो किससे? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उससे जाकर मिले। तो लाहौर बस सेवा की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है किसको? अटल बिहारी वाजपेयी को। इसका नाम था बस का सदा-ए-सरहद। तो 1999 को लाहौर बस सेवा की शुरुआत की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। उस बस में सफ़र करके लाहौर गए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिले थे। और उस बस सेवा का नाम ध्यान रख लेंगे आप, सदा-ए-सरहद के नाम से। नवाज शरीफ से मिले तो ये बात तत्कालीन जो जनरल था, जनरल परवेज मुशर्रफ, उसको ये बात पसंद नहीं आई। वो नहीं चाहता था कि इस प्रकार की जो मधुर संबंध स्थापित करने की दिशा में जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं और नवाज शरीफ हैं कोई आगे कदम उठाएं। तो 1999 में लाहौर बस सेवा शुरू कर दी इन्होंने। उसके बाद में आपको पता है 1999 में ही भारत और पाक के बीच में, भारत पाक के मध्य कारगिल युद्ध हुआ। क्या हुआ? कारगिल युद्ध हुआ। भारत पाक के मध्य कारगिल युद्ध हुआ। और इस कारगिल युद्ध में भारत क्या हुआ भाई? विजयी हुआ। भारत क्या हुआ? विजयी। भारत विजयी हुआ। भारत के लगभग 500 सैनिक मारे गए थे और भारत ने इसमें ऑपरेशन विजय चलाया था। क्या चलाया था? ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय चलाया गया था। तो 1999 में भारत पाक के बीच में कारगिल को लेकर संघर्ष हुआ, कारगिल युद्ध हुआ 1999 में। इसमें भारत विजयी हुआ। भारत के लगभग 500 सैनिक मारे गए थे और इसमें बोफोर्स तोप जो खरीदे गए थे स्वीडन से, उनका इस्तेमाल भी कारगिल युद्ध में किया गया था और भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था। और कारगिल विजय की स्मृति में 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। कारगिल विजय दिवस
के रूप में मनाया जाता है 26 जुलाई। तो ये बातें भी ध्यान में रखें। उसके बाद में इनके शासनकाल की जो अगली बात आती है वो ये आती है कि 1999 में इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश थे J.S. वर्मा, जगदीश शरण वर्मा इनका नाम था, J.S. वर्मा की अध्यक्षता में मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु सुझाव देने के लिए क्या गठित की थी? एक समिति का गठन किया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे 1999 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश J.S. वर्मा की अध्यक्षता में मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया था। किसने? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 1999 में। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट बात आती है भाई, भारतीय संविधान के लागू होने के 50 वर्ष के भीतर, 50 वर्ष बाद में, भारतीय संविधान के लागू होने के 50 वर्ष के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एक संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया 2000 में। संविधान समीक्षा आयोग गठित किया कब? 2000 में। और इसके जो अध्यक्ष थे सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश M.N. वेंकटचलैया। इसके क्या थे भाई? अध्यक्ष थे M.N. वेंकटचलैया। और इसने अपना जो प्रतिवेदन दिया, संविधान समीक्षा आयोग ने अपना जो प्रतिवेदन दिया था वो कब दिया? 2002 में। और इस प्रतिवेदन में इन्होंने जो बातें कही उसके अनुसार 86वां संविधान संशोधन पारित हुआ। 86वां संविधान संशोधन पारित किया गया। और इसके अलावा आपको पता है 91वां संविधान संशोधन 2003 पारित किया गया। तो संविधान समीक्षा आयोग 2000 में M.N. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में गठित किया गया था, जिसने अपना प्रतिवेदन दिया 2002 में। और इसके प्रतिवेदनों के आधार पर, इसकी सिफारिशों के आधार पर 86वां संविधान संशोधन 2002 पारित किया गया। शिक्षा का अधिकार था ये, आपको पता है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार का प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए। और 91वां संविधान संशोधन 2003 ये पारित हुआ। इसके अंतर्गत 2 प्रावधान किए गए भी। पहला किया गया कि मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती, ये पहला प्रावधान। और दूसरा प्रावधान किया गया था जो 10वीं अनुसूची है, उसमें आपको पता है दल बदल से संबंधित। तो उसमें जो किसी भी पार्टी के 1/3 सदस्य अगर दल बदल करते हैं तो 1/3 के स्थान पर इन्होंने 2/3 शब्द जोड़ दिया कि 2/3 सदस्य अगर दल बदल करते हैं तो वो दल बदल नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? विलय कहलाएगा। तो इस प्रकार से 91वां संविधान संशोधन 2003 इनके समय पारित हुआ था। संविधान समीक्षा आयोग 2000 में जो गठित किया गया था M.N. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में, इनकी सिफारिशों के आधार पर ये कामकाज किया गया। और उसके बाद में आप ध्यान रखिए भाई, जुलाई 2001 में पाकिस्तान के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ इनके साथ में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आगरा
शिखर वार्ता, आगरा शिखर वार्ता की थी। अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के तत्कालीन जनरल जो राष्ट्रपति थे जनरल परवेज मुशर्रफ, इनके साथ में 2001 में क्या हुई थी भाई, वाजपेयी जी की आगरा शिखर वार्ता हुई थी। उसके बाद में आपको पता है भाई, भारत में 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर हमला हुआ और उसमें हमारे जांबाज सिपाही शहीद हो गए थे भाई। जेपी यादव का नाम आपने सुना होगा, नीम का थाना सीकर के रहने वाले थे, तो वो मारे गए थे। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर क्या हुआ, हमला हुआ, और उसके पश्चात संसद के ऊपर जो हमला हुआ उसके बाद में पाक सीमा पर इन्होंने भारतीय सेना की तैनाती कर दी। पाक सीमा पर भारतीय सेना की क्या की, तैनात कर दी, और उस तैनाती को मजबूत किया, और इसके लिए इन्होंने ऑपरेशन पराक्रम चलाया था। क्या चलाया, ऑपरेशन पराक्रम भारतीय सेना ने चलाया था। भारतीय सेना की पाक सीमा पर तैनाती क्या कर दी गई, मजबूत कर दी गई थी संसद के हमले के बाद। और इनके बाद आपको पता है इन्होंने वही 25 दिसंबर, ये बात रह गई थी, 25 दिसंबर जो इनका जन्म दिवस आता है, इसी के अवसर पर इन्होंने भारत में एक नई योजना PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की। तो भारत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत करने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, और इस कारण इनको सड़कों का सुल्तान किस रूप में जाना जाता है, सड़कों का सुल्तान के रूप में जाना जाता है। सड़कों का सुल्तान कहा जाता है किस प्रधानमंत्री को, अटल बिहारी वाजपेयी को। तो 25 दिसंबर 2000 को इन्होंने भारत में PMGSY की क्या की थी, शुरुआत की थी। उसके बाद में इनके शासनकाल की अगली और कोई विशेष बातें हैं नहीं भाई। इनके शासनकाल में इन्होंने 2004 के चुनाव में शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था। समय से पहले लोकसभा को भंग करवा दिया, और 2004 में चुनाव में कौन सा नारा दिया था, शाइनिंग इंडिया का नारा दिया। लेकिन उसके पश्चात भी जो भारतीय जनता पार्टी है वो सत्ता प्राप्त करने में क्या रही, विफल रही थी। ये एक अलग कारण है भाई, ठीक है। तो ये कुछ विशेष बातें हैं इनके शासनकाल के बारे में। और इनको भारत रत्न भी दिया गया भाई, ये भी ध्यान रखें। भारत रत्न कब दिया गया, 2015। भारत रत्न से सम्मानित भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, और इनका वर्तमान में आपको बताएं इनकी मृत्यु हो चुकी है। इनका समाधि स्थल सदैव अटल स्मृति स्थल के नाम से जाना जाता है। तो किस प्रधानमंत्री का नाम आ रहा है भाई, अटल, तो आप जान सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। सदैव अटल स्मृति स्थल समाधि स्थल है किसका, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो भी देख लें आप। प्रमुख पुस्तकें या रचनाएं, इनके द्वारा प्रकाशित जो प्रमुख रचनाएं हैं, पुस्तकें हैं, वो सारी आ जाती हैं। तो सबसे पहले इनकी जो चर्चित है, राजनीति की रपटीली राहें। इसके अलावा अमर आग है, ये भी इनकी रचना है। इसके अलावा संसद में 3 दशक, लोकसभा में इनके दिए गए वक्तव्य या भाषणों का जो संग्रह है वो अमर बलिदान के रूप में प्रसिद्ध है भाई। इसके अलावा सेक्युलरवाद, इसके अलावा मृत्यु या हत्या, और बात करें
तो रग रग हिंदू मेरा परिचय। और बात करें तो मेरी 51 कविताएं, मेरी 51 कविताएं। इसके अलावा कुछ लेख, कुछ भाषण, कुछ लेख, कुछ भाषण। केदी कविराय की कुंडलियां, केदी कविराय की कुंडलियां। बिंदु बिंदु विचार, इत्यादि इनकी क्या है भाई, रचनाएं। तो मेरे ख्याल से आपको ये सभी ध्यान में रह जाएंगी। राजनीति की रपटीली राहें, अमर आग है, संसद में 3 दशक, अमर बलिदान, सेक्युलरवाद, मृत्यु हत्या, रग रग हिंदू मेरा परिचय, मेरी 51 कविताएं, कुछ लेख, कुछ भाषण, केदी कविराय की कुंडलियां, बिंदु बिंदु विचार इत्यादि। ये सारी की सारी रचनाएं हैं किसकी, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की। इनके शासनकाल के बारे में एक बार हम पुनः रिपीट कर लेते हैं भाई। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्म दिवस आता है वो आता है 25 दिसंबर को, जिसको हम भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। जनसंघ के अपने शासनकाल में प्रमुख नेता रहे, बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे भाई ये। 11 से 13 मई 1998 को भारत ने इनके शासनकाल में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। 5 भूमिगत परीक्षण हुए थे भाई पोखरण में, और भारत परमाणु शक्ति संपन्न देशों की श्रेणी में खड़ा हो गया। 1999 में लाहौर बस सेवा शुरू की थी इन्होंने। भारत पाक के मध्य जब कारगिल युद्ध हुआ तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था, और इस विजय के उपलक्ष्य में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं अभी। बोफोर्स तोप का पहली बार इसमें इस्तेमाल भी किया गया था 1999 में। JS वर्मा की अध्यक्षता में मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया था इनके द्वारा। संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया था MN वेंकटचलैया की अध्यक्षता में, और इसके अनुरूप 86वां संविधान संशोधन और 91वां संविधान संशोधन पारित हुए। फिर 2001 में पाकिस्तान के जनरल मुशर्रफ के साथ में आगरा शिखर वार्ता हुई। संसद पर हमला भी इनके शासनकाल में हुआ था, और उसके बाद में पाक सीमा पर भारतीय सेना की तैनाती करने के लिए इन्होंने ऑपरेशन पराक्रम चलाया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत करने वाले प्रधानमंत्री भी अटल बिहारी वाजपेयी रहे। सड़कों के सुल्तान के रूप में चर्चित रहे। और 2004 में चुनाव में इन्होंने शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था, लेकिन उसके पश्चात भी सत्ता प्राप्त करने में विफल रहे भी। 2015 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनका समाधि स्थल सदैव अटल स्मृति स्थल के रूप में जाना जाता है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रकाशित रचनाएं, राजनीति की रपटीली राहें, अमर आग है, संसद में 3 दशक, अमर बलिदान, सेक्युलरवाद, मृत्यु या हत्या, रग रग हिंदू मेरा परिचय, मेरी 51 कविताएं, कुछ लेख, कुछ भाषण, केदी कविराय की कुंडलियां, और बिंदु बिंदु विचार इत्यादि। ये आप ध्यान में रखेंगे भाई। उसके बाद में आगे जो प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे देश के, वो बनेंगे मनमोहन सिंह। लगातार 2 कार्यकाल तक भारत के क्या रहे, प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह। भारत इनको उदारीकरण के जनक के तौर पर भी जाना जाता है भाई। जब ये 1991 में वित्त मंत्री थे तो उस समय उदारीकरण की शुरुआत हुई थी, तो इनको उदारीकरण के जनक के तौर पर भी जाना जाता है। ध्यान रख लें, उदारीकरण का जनक। उदारीकरण का जनक। एक बात जरूर है, इनके शासनकाल में लगातार 2 कार्यकाल तक देश के क्या रहे, प्रधानमंत्री रहे। इनके शासनकाल में प्रधानमंत्री पद थोड़ा कमजोर हुआ, क्योंकि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष जो हुआ करते थे, प्रमुख जो निर्णय हुआ करते थे, उस परिषद के जो अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी रही। तो इनके शासनकाल में हम जान सकते हैं प्रधानमंत्री पद को थोड़ा कमजोर माना गया भी। लगातार 2 कार्यकाल तक भारत के क्या रहे, प्रधानमंत्री रहे, 2004 से 2014। और भारत के चौथे PMSC, चौथे प्रधानमंत्री
जो राज्यसभा सदस्य के रूप में देश के क्या बने, प्रधानमंत्री बने थे। तो ऐसे चौथे प्रधानमंत्री, यानी ये राज्यसभा से ही हमेशा सदस्य बने और वर्तमान में भी भाई ये क्या है, राज्यसभा से ही है, वर्तमान में राजस्थान से है, वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं। पहले असम से थे, वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं निर्विरोध। ये ध्यान रखें। और जब ये प्रधानमंत्री थे तो कहाँ से राज्यसभा सदस्य थे, असम से थे। कहाँ से आते थे, असम से। और वर्तमान में राजस्थान से निर्विरोध राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हैं राज्यसभा में। तो भारत में अभी तक के इतिहास में 4 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो राज्यसभा सदस्य के रूप में भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे। इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह। उसके बाद में ये ध्यान रखें भाई, मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले वित्त मंत्री क्या रहे, वित्त मंत्री, वित्त सचिव भी रहे, वित्त मंत्री, वित्त सचिव। इसके अलावा और बात करें तो UGC के अध्यक्ष, UGC के अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसको कहा जाता है, उसके अध्यक्ष रहे। और इसके अलावा RBI के पूर्व गवर्नर, RBI के क्या रहे, गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे। तो ये आप ध्यान रखें, उदारीकरण का जनक के तौर पर जाना जाता है। लगातार 2 कार्यकाल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। राज्यसभा सदस्य के रूप में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले चौथे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बनने से पहले वित्त मंत्री, वित्त सचिव, UGC के अध्यक्ष और RBI के क्या रहे, गवर्नर रहे। उसके बाद इनके शासनकाल की जो अगली बात आती है, इनके शासनकाल में 2005 में RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। कब, 12 अक्टूबर 2005 को RTI पारित हुआ। कब, 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम। उसके बाद में 2006 में आपको पता है भारत में काम की सबसे बड़ी योजना नरेगा की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नरेगा वर्तमान में भारत की काम की सबसे बड़ी योजना है। वे नरेगा की क्या की, शुरुआत की। 2 फरवरी 2006 की बात है। तो भारत में काम की सबसे बड़ी योजना लेकर आए मनमोहन सिंह जी, नरेगा। वर्तमान में इसका नाम मनरेगा है भाई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसका नाम है। उसके बाद में इन्होंने 2005 में दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग का क्या किया, गठन किया। पहला प्रशासनिक सुधार आयोग श्रीमती इंदिरा गांधी के समय 1966 में गठित किया गया था और उसके अध्यक्ष थे कौन, मोरारजी देसाई। और जब देसाई जी उप प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो के हनुमंतैया उसके क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया और इसके अध्यक्ष रहे थे वीरप्पा मोइली। कौन रहे, वीरप्पा मोइली, कर्नाटक के पूर्व CM थे। और अन्य सदस्यों की बात करें तो सदस्य कौन कौन रहे, तो इसमें वी रामचंद्रन, इसके अलावा SP मुखर्जी, AH कालरो, जयप्रकाश नारायण और सचिव के रूप में विनीता रॉय। तो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, मुख्य रूप से ये बात ध्यान रखें आप, 2005 में दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया था मनमोहन सिंह जी की सरकार ने। इसके अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री। अन्य सदस्य वी रामचंद्रन, SP मुखर्जी, AH कालरो, जयप्रकाश नारायण और विनीता रॉय इसके क्या थे, सदस्य थे। सचिव थी विनीता रॉय, ये क्या थे भाई, सदस्य थे। और 2007 में केंद्र राज्य
संबंधों की समीक्षा हेतु, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु इन्होंने एक दूसरा आयोग, पहला आयोग था भाई सरकारी आयोग, दूसरा आयोग गठित किया पुंछी आयोग, पुंछी आयोग। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी, इसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन पुंछी। मदन मोहन पुंछी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने हेतु भारतवर्ष में गठित किया गया दूसरा आयोग था पुंछी आयोग। पहला था सरकारी आयोग, 1983 में गठित किया गया था इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। दूसरे जो आयोग थे इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन पुंछी। और अन्य सदस्य बात करें कौन कौन थे सदस्य, तो सदस्य में धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार दुग्गल, और बात करें तो एन आर माधव मेनन इसके क्या थे? अन्य सदस्य थे। और बात करें सचिव की तो विजय शंकर इसमें क्या थे भाई? सचिव थे। तो ये दो आयोग ध्यान रखेंगे, मनमोहन सिंह जी की सरकार के द्वारा गठित किए गए थे। एक दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग और दूसरा ही केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु आयोग गठित किया था पुंछी आयोग। उसके बाद में आपको पता है इनके शासनकाल में 2008 में अमेरिका के साथ में सैन्य परमाणु समझौता, अमेरिका के साथ में क्या हुआ? सैन्य परमाणु समझौता हुआ। 2005 में इसकी नींव रखी गई थी इन संबंधों की। 2008 में जाकर अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश जूनियर, उनके साथ में भारत ने सैन्य परमाणु समझौता किया, तो उसके पीछे देन थी मनमोहन सिंह जी की। इसके अंतर्गत भारत अपनी नागरिक और सैन्य परमाणु जो गतिविधियां थी उसको अलग करने के लिए सहमत हो गया। और उसके बाद में भारत के साथ अमेरिका ने भी भारत के साथ में परमाणु व्यापार करने की जो गतिविधियां थी उसको शुरू करने का पेशकश कर दी थी भाई। तो सैन्य परमाणु समझौता ये देन है 2008 में मनमोहन सिंह जी की, किसके साथ में? अमेरिका के साथ में। आपको पता है फिर 26 नवंबर 2008 को 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमला हुआ। मुंबई पर आतंकवादियों के हमले हुए। ताज होटल, नरीमन पॉइंट वगैरह, उसके ऊपर ATS प्रमुख जो थे हेमंत करकरे, तुकाराम जैसे जो जांबाज अफसर हैं वो शहीद हो गए थे। इस मुंबई हमले की जांच हेतु राम प्रधान समिति का गठन किया गया था। और इस राम प्रधान समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी का क्या किया गया था? गठन किया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। तो इस प्रकार से 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हमला हुआ, आतंकवादी हमला। इसकी जांच के लिए राम प्रधान समिति का गठन किया गया था। और इस राम प्रधान समिति की अनुशंसा पर ही भारत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA का गठन किया गया था। और फिर 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम पारित हुआ।
और ये घरेलू हिंसा अधिनियम फिर 26 अक्टूबर 2006 को क्या हुआ, लागू हुआ, 2006 को लागू हुआ था। डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट है वो पारित किया गया था 2005 में, लागू हुआ 2006 में। इसके अलावा और बात करें तो RTE राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित हुआ। RTE एक्ट पारित हुआ 2009 में, और यह RTE एक्ट फिर 1 अप्रैल 2010 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010 को क्या हुआ, लागू हुआ था। तो 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम पारित किया गया था, 2009 में RTE एक्ट शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था, राइट टू एजुकेशन, ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। और भारत में आपको पता है 2009 में ही 22 जनवरी 2009 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसको आप UIDAI के नाम से जानते हैं, जिसको आप शॉर्ट में आधार के नाम से भी बोल सकते हैं। इसकी अधिसूचना जारी की गई, इसकी क्या जारी की गई, अधिसूचना। 2009 को आधार कार्ड की क्या की गई थी भाई, अधिसूचना जारी की गई थी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की। और 2009 में ही फिर इसके जो अध्यक्ष बने थे, प्रथम अध्यक्ष नंदन नीलेकणी इसके क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। इन्फोसिस के संस्थापक थे ये भी, नंदन नीलेकणी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के क्या बने, अध्यक्ष बने थे पहले। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है 22 जनवरी 2009 को अधिसूचना जारी की गई, और 29 सितंबर 2010 को 12 अंकों का एक आधार कार्ड कह सकते हैं आप, जारी किया गया। 12 अंकों का आधार कार्ड क्या किया गया था, जारी किया गया था। तो ये भी मनमोहन सिंह जी की सरकार में हुआ था। बेसिकली ज़्यादा कोई विशेष बातें नहीं है, लेकिन फिर भी आपके ध्यान में रहनी चाहिए कब कब क्या हुआ था भाई। उसके बाद में इनके शासनकाल की एक विशेष बात यह है कि 2010 में 5वीं बार भारत में 5वीं बार JPC जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। 5वीं बार भारत में संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था 2010 में, किसके लिए, 2G स्पेक्ट्रम की घोटाले की जांच करने के लिए। इसकी जांच हेतु। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे PC चाको, अध्यक्ष कौन थे, PC चाको। तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 1,76,000 करोड़ रुपए का, उस समय हमारे भारत के दूरसंचार मंत्री थे A राजा। तो उस 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच हेतु संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। भारत में 5वीं बार JPC का गठन किया गया, और इसके अध्यक्ष कौन थे, PC चाको। और 2011 में लोकपाल की मांग को लेकर, लोकपाल की मांग, एक सशक्त लोकपाल की मांग को लेकर दिल्ली में अन्ना हजारे के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, एक बड़े समाजसेवी अन्ना हजारे, उनके नेतृत्व में क्या हुआ था भाई, आंदोलन हुआ था। किसकी मांग की गई थी, एक सशक्त लोकपाल की मांग की गई थी। तो इसको सेकंड रिवॉल्यूशन यानी दूसरी क्रांति कहा जाता है। पहली जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुई थी 1975 में दिल्ली के रामलीला मैदान में, और उसी रामलीला मैदान में दूसरी बार जो क्रांति हुई अन्ना हजारे के नेतृत्व में हुई थी, किसके लिए, लोकपाल की मांग को लेकर। और फिर 2013 में इनकी सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या किया, पारित किया था। और इसके अंतर्गत जो
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनको 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो क्या दिए गए, चावल वितरित किए गए थे। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, वो भी मनमोहन सिंह जी की सरकार के द्वारा ही पारित किया गया था। तो आज के क्लास के लिए दोस्तों हमारा समय पूरा होता है। धन्यवाद।